गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। सो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस में फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3 लेकर आया हूं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मापन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स एंड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। और साथ ही साथ जो इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने आपको सॉल्व कराए हुए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो इन दोनों वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जा करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के जो बचे हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स हैं एंड जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा और कल से मैं आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और साथ ही साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक क्या दिया है। तो आज का फर्स्ट टॉपिक आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, यहां पे लिखा हुआ है सार्थक अंक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये आपको ध्यान रखना है और मैं आपको बता दूं ये टॉपिक आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से आपके एंट्रेंस एग्जाम में केवल न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और कई बार इस टॉपिक से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अभी मैं आपको सबसे पहले सार्थक अंक के बारे में बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं आपको सार्थक अंकों को ज्ञात करने के कुछ नियम यहां पे बताऊंगा, कुछ रूल्स बताऊंगा और नियम ही आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते सबसे पहले आखिर सार्थक अंक ये होता क्या है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि किसी माप को जितने अंकों में शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है। देखिए यहां पे शुद्ध रूप में बात हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या लिखा है कि किसी माप को जितने अंकों में शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जा सकता है, सार्थक अंक कहलाते हैं। सार्थक अंक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सार्थक अंक के बारे में बताया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी माप को जितने अंकों में शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जा सकता है, सार्थक अंक कहलाते हैं, यानी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हो गया सार्थक अंक। अब इसके बाद का जो टॉपिक है यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा है? सार्थक अंकों को ज्ञात करने के नियम, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रूल्स टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो अभी मैं आपको यहाँ पे सार्थक अंकों को ज्ञात करने के कुछ नियम यहाँ पे बताऊंगा, पॉइंट वाइज, स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक बार आप इस रूल को समझ जाएंगे तो सार्थक अंक से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जितने न्यूमेरिकल्स आपके हैं सार्थक अंक से रिलेटेड वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि सार्थक अंक से रिलेटेड आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में कई न्यूमेरिकल्स कई बार पूछे जा चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं यहां पे सार्थक अंकों को ज्ञात करने के नियम। तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट लिखा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि पहला नियम आपका यहां पे लिखा हुआ है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। क्या लिखा है? सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अब यहां पे अशून्य अंक लिखा हुआ है, इससे हमारा मतलब क्या हो जाएगा? तो देखिए अशून्य अंक, इसका मतलब यह है कि शून्य को छोड़कर यानी 0 को छोड़कर जितने अंक आपके होते हैं वो क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। यही इस रूल का यहाँ पे कहना है, ये आपको ध्यान रखना है, 0 को छोड़कर। अब देखिए 0 को छोड़कर जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, ये सब क्या है? ये सब अशून्य अंक है। क्या है?
ये सब अशून्य अंक है। तो अशून्य अंक से मतलब हमारा यही हो जाएगा कि 0 को छोड़कर यहां पे जितने आपके अंक आते हैं, जैसे यहां पे 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया, ये सब अंक कैसे हैं, ये सब अंक सार्थक अंक होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है इस रूल के अकॉर्डिंग। यहां पे क्या लिखा है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अब यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया गया, क्या दिया गया, 0.3648। अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो यहां पे लिखा हुआ है जैसे 0.3648 में 4 सार्थक अंक हैं। तो यहां पे देखिए 0 को छोड़कर ये आपके जितने अंक हैं 3 6 4 8 काउंट कीजिए, 1 2 3 4, तो ये चारों अंक क्या हैं, ये चारों अंक सार्थक अंक हैं। रूल में क्या लिखा हुआ है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, और अशून्य अंक से हमारा मतलब क्या होता है, 0 को छोड़कर जितनी संख्याएं आपकी आएंगी, उदाहरण के तौर पे 1 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या यहां पे लिखी हो सकती है। तो यहां पे देखिए 0 को हमने छोड़ दिया, ये सार्थक अंक नहीं है। अब इसके बाद यहां पे 3 आ रहा था, ये पहला अंक हो गया, फिर इसके बाद 6 ये दूसरा, फिर यहां पे 4 आ रहा था, ये तीसरा, और यहां पे 8 आ रहा था, ये चौथा अंक हो गया। यानी ये चारों अंक क्या है, सार्थक अंक हैं। यानी 0.3648 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 4 है इस रूल के अकॉर्डिंग। तो अभी तो ये पहला रूल है, अभी कई नियम है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो पहला रूल मैंने आपको यहां पे डिटेल में समझा दिया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहां पे क्या लिखा है। नेक्स्ट यहां पे लिखा है कि 10 की घातों के गुणनफल का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह आपको ध्यान रखना है कि 10 की घातों के गुणनफल का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब मैं आपको एग्जांपल समझा दूं तो आप बड़े आसानी से इस रूल को समझ जाएंगे। यहां पे उदाहरण के तौर पे लिखा है जैसे 6.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 तथा 6.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 में सार्थक अंकों की संख्या 2 है। अब मैं आपको समझाता हूं डिटेल में। अब जैसे देखिए सबसे पहले आपका क्या लिखा है यहां पे 6.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। अगर आपसे पूछा जाए कि 6.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप यहां पे इस पे फोकस करेंगे जो आपका 6.4 लिखा है। 10 की घात 2 से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि 10 की घातों के गुणनफल का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब 6.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 है, तो केवल हम फोकस करेंगे 6.4 में। अब 6.4 में देखिए ये दोनों आपके सार्थक अंक हैं, 6 और 4, यानी इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसी तरीके से देखिए यहां पे अगला एग्जांपल आपका ये वाला लिखा हुआ है 6.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 आपका लिखा हुआ है। तो देखिए हमें यहां पे 10 की घात से कोई मतलब नहीं है। हम यहां पे संख्या देखेंगे जो 6.4 आपका यहां पे लिखा हुआ है, इसमें देखिए ये 6 ये भी सार्थक अंक है और ये 4 ये भी है, यानी इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या क्या है, 2 है। देखिए ऐसी गलती मत कर दीजिएगा कि घात देखकर आप लोग यहां पे सार्थक अंक बताने लगे। जैसे यहां पे 10 की घात 2 है तो यहां पे सार्थक अंक 2 तो आया हुआ था, लेकिन इसको हमने बेस नहीं लिया कि 10 की घात 2 है तो इसका मतलब यहां पे 2 सार्थक अंक हो जाएगा। बेस हम यहां पे इसको लेंगे जो आपका 6.4 है, यहां पे देखेंगे। अब इसी तरीके से देखिए आगे आपका लिखा था 6.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4, इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या केवल 2 ही है। अब यहां पे घात आप नहीं देखेंगे कि 10 की घात 4 है तो सार्थक अंकों की संख्या यहां पे 4 हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, गलत हो जाएगा, क्योंकि साफ साफ रूल में लिखा है कि 10 की घातों के गुणनफल का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 6.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 है जो, इसमें हम देखेंगे 6.4 को, यहां पे ये 6 और ये 4 दोनों सार्थक अंक है, इसीलिए यहां पे सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी इन दोनों में, इसमें भी और इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या क्या है, 2 है। तो आई होप ये दूसरा रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। जितने रूल्स मैं बता रहा हूं अगर एक बार आप समझ जाएंगे ना तो बड़े आसानी से सार्थक अंक से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट।
तीसरा रूल यहां पे क्या लिखा है, इसको भी बहुत ही ध्यान से पढ़िए। यहां पे क्या लिखा है कि दो अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। यह आपको ध्यान रखना, क्या लिखा है कि दो अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अब अशून्य अंकों से हमारा मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, ये सब अशून्य अंक हैं, जीरो को छोड़कर। ये आपको ध्यान रखना, अशून्य अंक से मतलब क्या होता है, जीरो को छोड़कर जितने आपके अंक होते 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, ये सब आपके अशून्य अंक हैं। तो देखिए एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब यहां पे उदाहरण के तौर पे आपका क्या लिखा है, मैं ऊपर यहां पे लिख दे रहा हूं। ऊपर यहां पे देखिए 50 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद आपका 2 0, 1 2 0, फिर इसके बाद क्या है 2 लिखा हुआ है। अब रूल को पढ़िए, क्या लिखा है, दो अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अब देखिए यहां पे दो अशून्य अंक आपके हैं कौन, ये 5 हो गया, ये और ये 2 हो गया। ये दोनों कैसे अंक हैं, ये अशून्य अंक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अशून्य अंक से मतलब क्या, जीरो को छोड़कर जितनी संख्या आपकी आती 1 2 3 4 5। अब जैसे यहाँ पे 5 और 2 है आपका, तो ये क्या है, ये अशून्य अंक है। अब देखिए दो अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो इन दो अशून्य अंकों के बीच जितने भी आपके यहां पे शून्य अंक आ रहे हैं, जो जीरो आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये सभी सार्थक अंक हो जाएंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। यानी 50.002 में सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी ये पांचों अंक आपके सार्थक अंक हैं। जैसे यहां पे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या 5, ये पांचों आपके सार्थक अंक हो जाएंगे। यहां पे जीरो भी हमने सार्थक अंक में काउंट किया है। क्यों किया है, क्योंकि रूल यहां पे कह रहा है कि दो अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अब यहां पे दो अशून्य अंक आपके 5 और 2 थे, इन्हीं के बीच में ये सभी जीरो आपके आ रहे हैं, सभी शून्य अंक आ रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएंगे, ये भी सार्थक अंक हो जाएंगे। ये तीसरा नियम आपका यहां पे लिखा हुआ है। आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझा ही दिया। तो यहां पे सार्थक अंकों की संख्या इसमें 5 हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला नियम क्या दिया है। अगला नियम, इसको भी बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहां पे लिखा है, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व अशून्य अंक नहीं है, क्या लिखा है, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी अंक सार्थक अंक होते हैं, यानी सार्थक होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले आपका क्या लिखा, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, 0.085 ये आपका लिखा हुआ है। रुकिए मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। यहां पे ये जो वाला एग्जाम्पल आपका लिखा है, इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 0.085। इसी वाले एग्जाम्पल को मैंने यहां पे ऊपर लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहां पे, रूल को पढ़िए। यहां पे लिखा है, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी सार्थक अंक होते हैं। अब यहां पे देखिए, ये आपका दशमलव बिंदु है और दशमलव बिंदु के पूर्व आपका यहां पे क्या है, 0 दिया हुआ है, यानी अशून्य अंक नहीं है। यही यहां पे लिखा है, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व अशून्य अंक नहीं है। तो यहां पे देखिए दशमलव बिंदु के पूर्व आपका यहां पे क्या दिया है, 0 दिया है। तो 0 तो मतलब ये तो 0 शून्य होता है। अशून्य अंक तो आपके 1 2 3 4 5 ये सब होते हैं, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, शून्य अंक हो गया। तो क्या करेंगे हम, अब देखिए इस दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंक जो आपके दिए होंगे, अब देखिए यहां पे एक ही 0 दिया है, तो इसको छोड़कर अब जितने अंक आपके होंगे, जैसे यहां पे 8 और 5 है, यहां पे ये हो गया और ये दोनों अंक आपके क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहां पे क्या लिखा था, यहां पे लिखा था, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी सार्थक अंक होते हैं। अब देखिए पॉइंट के पहले आपका
दशमलव के पहले यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे 0 था, ये तो अशून्य अंक है नहीं। तो जब हम इसमें सार्थक अंकों की संख्या को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूल के अकॉर्डिंग जो दशमलव के तुरंत बाद का 0 है इसे भी हम यहाँ पे छोड़ देंगे और केवल यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या क्या रह जाएगी, ये 8 और 5 यानी 2 अंक आपके ये और ये क्या है, सार्थक अंक है। यानी 0.085 में सार्थक अंकों की संख्या केवल 2 है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी तरीके से देखिए ये वाला एग्जांपल आपका दिया है, क्या लिखा है 0.0895 और फिर उसके बाद यहाँ पे 4 लिखा है। अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या आपसे पूछी जाएगी तो क्या करेंगे, देखिए दशमलव बिंदु के पहले आपका यहाँ पे 0 है, अशून्य अंक तो है नहीं। अब दशमलव के तुरंत बाद वाले 0 इसको भी हम छोड़ देंगे, सार्थक अंक इसमें केवल हो जाएंगे ये आपका ये वाला 8954 यानी सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 यानी 4 सार्थक अंक इसमें होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है जैसे 0.085 तथा 0.08954 में क्रमशः 2 तथा 4 सार्थक अंक है। देखिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 और इसमें यहाँ पे 4। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जो कि यहाँ पे लास्ट आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है, यदि दशमलव से पूर्व कोई अशून्य अंक है तब दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंक भी सार्थक अंक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्या लिखा है, यदि दशमलव से पूर्व कोई अशून्य अंक है, अशून्य अंक से मतलब 0 को छोड़कर जो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब अंक हैं, ये सब कैसे होते हैं, ये सब अशून्य अंक होते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है यदि दशमलव से पूर्व कोई अशून्य अंक है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंक भी क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे, यानी सार्थक अंक होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला लिखा है, क्या लिखा है 8 पॉइंट लगा हुआ है, फिर इसके बाद 00240। अब इसमें आपसे सार्थक अंकों की संख्या पूछी जाएगी तो आप क्या बोलेंगे, देखिए यही रूल आपका अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे दशमलव से पूर्व कोई अशून्य अंक है तो देखिए यहाँ पे देखिए दशमलव से पूरे आपका यहाँ पे क्या लिखा है, ये 8 लिखा है, 8 लिखा है। 8 क्या है, ये एक अशून्य अंक है ना, तो यहाँ पे दशमलव से पूर्व यहाँ पे अशून्य अंक है कि नहीं, है ना। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, तब दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंक भी सार्थक अंक होते हैं। यानी अब इस दशमलव के बाद जितने भी 0 आपके आएंगे ये सब क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे। इनको हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे, यानी सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट करेंगे। यानी ये भी आपका सार्थक अंक, ये भी सब सार्थक अंक। यानी सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 8 तो है ही पहले से, 1 2 3 4 5 6 यानी सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी। 6 सार्थक अंक यहाँ पे है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है जैसे 8.00240 में 6 सार्थक अंक हैं। तो ये आपके सार्थक अंक के नियम थे। जितना नियम था विद एग्जाम्पल मैंने आपको एक एक पॉइंट समझाया हुआ है। आज ही इसका रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आप आसानी से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। अब आगे यहाँ पे क्या दिया है, गणनाएं करने के नियम यानी कैलकुलेशन करने के कुछ नियम यहाँ पे दिए गए हैं और ये भी टॉपिक आपका सार्थक अंक से ही रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। ये गणनाएं जो अभी मैं आपको बताऊंगा ये सार्थक अंक से रिलेटेड होने वाली है। चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि विभिन्न मापों को जोड़ते अथवा घटाते समय प्रत्येक माप में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने कि दशमलव के बाद सबसे कम अंकों वाली मापों में है। तो देखिए अभी ये आपको लाइन समझ में नहीं आएगी, जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल समझाऊंगा तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। अब एग्जांपल समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि माना हमारे पास लंबाई की 3 मापें 34.8 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद 1.324 सेंटीमीटर तथा 0.71 सेंटीमीटर है, तब इनका सार्थक अंकों में योग क्या हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो सार्थक अंकों में योग निकालेंगे तो देखिए हमारे पास लंबाई की कितनी मापें हैं, 3 मापें हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 34.8, फिर इसके बाद 1.324 सेंटीमीटर तथा 0.71 सेंटीमीटर, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जब हम इनका सार्थक अंकों में योग निकालेंगे तो देखिए सबसे पहली माप क्या दी है, 34.8 सेंटीमीटर आपकी दी गई है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब फिर से इस लाइन को पढ़िए, यहाँ पे लिखा है कि विभिन्न मापों को जोड़ते अथवा घटाते समय प्रत्येक माप में दशमलव के बाद
बाद उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने कि दशमलव के बाद सबसे कम अंकों वाली मापों में है। अब देखिए यहां पे दशमलव के बाद तीनों मापों में देखिए जो आपका यहां पे 34.8 है, दशमलव के बाद यहां पे केवल एक ही सार्थक अंक दिया है 8, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और उसके बाद देखिए यहां पे जो 1.324 है इसमें दशमलव के बाद 3 सार्थक अंक है, और इसमें यहां पे देखिए जो तीसरी माप 0.71 इसमें 2 सार्थक अंक है। और यहां पे क्या लिखा हुआ है कि विभिन्न मापों को जोड़ते अथवा घटाते समय प्रत्येक माप में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने कि दशमलव के बाद सबसे कम अंकों वाली मापों में है। तो तीनों मापों में देखिए जो आपका 34.8 लिखा है इसी में दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक है। तो क्या करेंगे, इसी को हम बेस लेंगे, यानी जब यहां पे जो आपका 34.8 सेंटीमीटर है इसको लिखेंगे, फिर इसके बाद देखिए जो ये वाला आपका दिया दूसरी माप 1.324, अब क्या करेंगे इसी के हिसाब से दशमलव के बाद इसमें एक ही सार्थक अंक है, तो इसीलिए हम जो आपका यहां पे 1.324 लिखा हुआ है इसमें दशमलव के बाद केवल एक ही सार्थक अंक लेंगे, यानी 1.3 तक जाएंगे, 2 और 4 को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, यानी प्लस 1.3, जैसा कि आप लोग देख पा रहे, इसी को हमने बेस लिया हुआ है। क्यों लिया वो तो मैंने आपको बताया ही। फिर इसके बाद यहाँ पे 0.71 ये तीसरी माप आपकी दी है, तो 0.71, तो यहाँ पे दशमलव के बाद केवल एक ही अंक तक यानी 7 तक जाएंगे, एक ही अंक तक हम लेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, यानी क्या लिखेंगे 0.7, और इन सब को ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर आपको मिलेगा 36.8 सेंटीमीटर, यानी तब इनका सार्थक अंकों में योग क्या हो जाएगा, योग करने पर आपको मिला 36.8 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको यहां पे ये लाइन समझ में आ गई होगी, मैंने आपको काफी डिटेल में समझाया हुआ है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहां पे लिखा है कि विभिन्न मापों को गुणा अथवा भाग करने पर प्राप्त गुणनफल अथवा भागफल में केवल उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मापों में है। ये आपको यहां पे दिखा हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको यहां पे डिटेल में समझाता हूं। देखिए एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। यहां पे लिखा है यदि किसी आयताकार पटल की लंबाई 4.3 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3.12 सेंटीमीटर है, तब इसका क्षेत्रफल यहां पे लिखा हुआ है 13.416 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार क्षेत्रफल में 5 अंक आते हैं, लेकिन लंबाई में केवल 2 ही सार्थक अंक है। देखिए जो आयताकार पटल की लंबाई है यहां पे 4.3 दी हुई है ना, 4.3 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है, केवल 2 सार्थक अंक है ना, तो यही यहां पे लिखा है। इस प्रकार क्षेत्रफल में 5 सार्थक अंक आते हैं, वैसे तो 5 आ रहे हैं लेकिन लंबाई में केवल 2 ही सार्थक अंक है, ये 4 और 3 ये आपका है, इसलिए क्षेत्रफल को भी हम क्या करेंगे, केवल यहां तक लेंगे। जो आपका क्षेत्रफल यहां पे आया था 13.416 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ था। अब क्योंकि यहां पे क्या है, आयताकार पटल की लंबाई में 2 ही सार्थक अंक है, इसीलिए क्षेत्रफल में भी हम क्या करेंगे, केवल 13 को लेंगे, और फिर इसके बाद पॉइंट में 416 इसको हम छोड़ देंगे, केवल 13 को लेंगे, यानी इसलिए क्षेत्रफल को हम क्या लिखेंगे, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। इस रूल के हिसाब से जो आपका लिखा है कि विभिन्न मापों को गुणा अथवा भाग करने पर प्राप्त गुणनफल अथवा भागफल में केवल उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मापों में है। अब देखिए जो यहां पे आयताकार पटल की लंबाई थी 4.3, ये आपकी दी गई थी 4.3 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो थी वो आपकी दी गई थी यहां पे 3.12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पे 4.3 इसमें सार्थक अंकों की संख्या केवल 2 है, और 3.12 में सार्थक अंकों की संख्या 3 है। तो क्या करेंगे, जिसमें सार्थक अंक कम है उसी को हम लेंगे, इसको लेंगे। यही यहां पे लिखा है कि विभिन्न मापों को गुणा अथवा भाग करने पर प्राप्त गुणनफल अथवा भागफल में केवल उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली माप में है। तो इसी में तो है 4.3 में सार्थक अंकों की संख्या 2 है इसमें, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें 3 है, तो इसीलिए इसको हम बेस लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए वैसे आप गुणा करते जो 4.3 लंबाई थी और चौड़ाई 3.12 थी, जब इसका क्षेत्रफल निकालते तो क्षेत्रफल निकालने पर हमें क्या मिलता 13.416 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको मिल रहा है। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, आयताकार पटल है ना,
तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे 13.416 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रहा था, ये क्षेत्रफल आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि जब यहाँ पे लंबाई में सार्थक अंकों की संख्या 2 है तो क्षेत्रफल में भी क्या करेंगे, केवल 13 को लेंगे और यहाँ पे पॉइंट के बाद 416 इसको छोड़ देंगे। यानी यहाँ पे देखिए, पहले तो क्षेत्रफल में 5 सार्थक अंक आ रहे थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लंबाई में 2 ही सार्थक अंक हैं, तो इसीलिए क्या करेंगे, केवल 13 को ले लेंगे और सबको छोड़ देंगे। इसलिए क्षेत्रफल को अब क्या लिख देंगे हम, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लिख देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, यही आपके कुछ कॉन्सेप्ट हैं और यही से, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके दिए गए चैप्टर में, जहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना, तो वहां पे मैं आपको और भी अच्छे से समझा दूंगा, आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों रूल यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। काफी डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। देखिए, लंबाई 4.3 दी थी, चौड़ाई आपकी यहाँ पे 3.12 सेंटीमीटर थी। अब देखिए, इन दोनों में जो 4.3 था, इसमें 2 ही सार्थक अंक है, इसमें 3 है, और हमें कम वाले को लेना है, इसमें 2 ही सार्थक अंक है, इसीलिए इसी को हम बेस मानेंगे। और देखिए, जब इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं आप 4.3 इंटू यहाँ पे 3.12 सेंटीमीटर, आपकी यहाँ पे लंबाई चौड़ाई दी थी, यहाँ पे आयताकार पटल की बात हो रही है, क्षेत्रफल निकालते तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देते। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई होने के बाद आपको मिलता 13.416 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो आपकी यहाँ पे लंबाई है, इसमें 2 ही सार्थक अंक है, इसीलिए क्षेत्रफल में भी हम केवल 2 ही सार्थक अंक लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा, काफी डिटेल में मैंने आपको समझाया। तो देखिए, ये आपके गणनाएं करने के कुछ नियम थे जो कि आपके सार्थक अंक से रिलेटेड थे, ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा कोटिमान का। देखिए, सार्थक अंक वाला पूरा टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है, सभी रूल्स मैंने आपको बता दिए, जो कैलकुलेशन करने के रूल थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे कोटिमान। देखिए, कोटिमान यहाँ से भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में केवल न्यूमेरिकल्स आते हैं और कई बार पूछे जा चुके, 1-2 बार नहीं, 7-8 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इससे ज्यादा बार भी आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कोटिमान, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो चलिए देखते हैं कोटिमान ये क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखने पर प्राप्त निकटतम मान को उस राशि का कोटिमान कहते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या लिखा है कि किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखने पर प्राप्त निकटतम मान को उस राशि का क्या कहते हैं, कोटिमान कहते हैं। और कोटिमान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, कोटिमान ज्ञात करने के कुछ नियम आपको यहाँ पे बताए गए हैं। चलिए नियम मैं आपको समझा देता हूं, नियम समझ जाएंगे तो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है कोटिमान ज्ञात करना, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखा है कि किसी संख्या का कोटिमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस संख्या को 10 की घातों के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि संख्या का एक अंक दशमलव बिंदु से पहले हो तथा शेष अंक दशमलव बिंदु के बाद हो। ये आपको ध्यान रखना है। क्या लिखा है कि किसी संख्या का कोटिमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस संख्या को 10 की घातों के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि संख्या का एक अंक दशमलव बिंदु से पहले हो तथा शेष अंक दशमलव बिंदु के बाद हो। अब जैसे संख्या यहां पे क्या दी गई है, 550 आपकी दी गई है। ठीक है, अब इस रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5.50 और 10 की घात यहां पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्योंकि देखिए 550 आपका लिखा हुआ था ना, और पॉइंट हमने कितने अंक के बाद लगाया, 2 अंक के बाद। देखिए 1 2 के बाद यहां पे लगाया। ठीक है, तो 10 की घात क्या हो जाएगी, 10 की घात यहां पे 2 ही तो हो जाएगी, यही तो आपका हो जाएगा। जब देखिए, जब हमने 2 अंक के बाद यहां पे दशमलव लगा दिया तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 2 ही तो होगी। तो रूल क्या लिखा था कि किसी संख्या का कोटिमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस संख्या को 10 की घातों के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि संख्या का एक अंक दशमलव बिंदु से पहले हो। तो देखिए, यहां पे जो संख्या का एक अंक 5 है वो दशमलव बिंदु के पहले है कि नहीं है ना, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तथा शेष अंक दशमलव बिंदु के बाद हो। तो शेष अंक आपका देखिए 550 में जो 5 जीरो था,
ये दशमलव के बाद ही तो है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 5.50 आपका लिखा है और 10 की पावर यहाँ पे 2 है। 10 की घात 2 का मान क्या होता है? 100 होता है ना। तो जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 5.50 इंटू 100 करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे सेम यही 550 ही मिलेगा। ध्यान रखिएगा, 5.50 इंटू 100 करेंगे आपको 550 मिलेगा। पॉइंट लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो 550 मिलेगा। तो 550 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 5.5, ठीक है, 0 इंटू 10⁻², ये मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, हमने क्या किया, यही इसी रूल के हिसाब से इसको लिखा हुआ है। ठीक है, यहां तक मैंने आपको समझा दिया ना। ठीक है, इसी तरीके से एक संख्या आपकी और दी गई, इसको भी यहां पे लिखा गया, जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे। अब देखिए नीचे देखते हैं आगे। इस प्रकार दी हुई संख्या दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जाती है। ठीक है, जैसे 550 को अभी मैं आपको समझा रहा हूं। 550 को मैंने क्या लिखा, 5.50 इंटू 10⁻², ये मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक है, फिर लिखा है कि इस प्रकार दी हुई संख्या को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप, यहां पे लिखा है इस प्रकार दी हुई संख्या दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जाती है। पहली दशमलव वाली संख्या तथा दूसरी संख्या 10 की घात वाली संख्या है। तो पहली देखिए ये दशमलव वाली संख्या हो गई और दूसरी आपकी जो है ये 10 की घात वाली संख्या है। अब हम देखते हैं कि दशमलव वाली संख्या 1 इंटू 10 के वर्गमूल, अर्थात यहां पे देखिए वर्गमूल लिखा है 1 इंटू 10, यहां पे स्क्वायर रूट लगा है। इसको सॉल्व करने पर मिलता है 3.16। देखिए 3.16 से बड़ी है अथवा छोटी है। देखिए कोटि मान में जब आप यहां पे 10 की घात के रूप में पूरा लिख लेंगे संख्या को, तो आपको क्या करना होगा, आगे आप यहां पे कंपेयर करवाएंगे 3.16 से। किससे? 3.16। ये संख्या आपको लर्न होनी चाहिए, ये रूल होता है कोटि मान का। तो क्या करेंगे, यहां पे लिखा 3.16 से बड़ी है अथवा छोटी है। क्या लिखा है कि अब हम देखते हैं कि दशमलव वाली संख्या, ये जो दशमलव वाली संख्या है, हम देखेंगे ये 3.16 से छोटी है या फिर बड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये रूल हो गया। अब इसके आगे क्या लिखा है वो हम ध्यान से देखेंगे। देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है 5.50 इंटू 10⁻²। इसी को अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, कोटि मान निकाल के आपको अभी दिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहला रूल यहां पे क्या लिखा है। अब देखेंगे यहां पे जो दशमलव वाली संख्या है ये 3.16 से छोटी है या फिर बड़ी है, इसी से कंपेयर कराना है। तो यहां पे देखिए पहला रूल लिखा है, यदि दशमलव वाली संख्या 3.16 के बराबर या इससे छोटी है तब संख्या का कोटि मान 10 की घात वाली संख्या के बराबर होगा। यह आपको ध्यान रखना है। और दूसरा रूल लिखा है, यदि दशमलव वाली संख्या 3.16 से बड़ी है तब संख्या का कोटि मान 10 की घात वाली संख्या में एक घात बढ़ाने पर प्राप्त होगा। यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे 5.50, अब इसको कंपेयर करवाइए 3.16 से, तो आप क्या देखेंगे, ये जो 5.50 है ये 3.16 से क्या है, बड़ी है। बड़ी है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दूसरा वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। यदि दशमलव वाली संख्या 3.16 से बड़ी है तब संख्या का कोटि मान 10 की घात वाली संख्या में एक घात बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तो संख्या का कोटि मान निकालेंगे इसका, तो 10 की घात 2 और इसमें +1 कर देंगे, एक घात बढ़ा देंगे तो 10 की घात 3, ये इसका कोटि मान हो जाएगा। 5.50 इंटू 10⁻² का कोटि मान निकालेंगे तो आपको 10 की घात 3 मिलेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए सिंपल सी बात है, आपको कोई संख्या लिखी हुई मिलेगी, जैसे यहाँ पे 550 हमें मिली थी। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम 10 की घात के रूप में व्यक्त करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है और इस प्रकार व्यक्त करना है। इस रूल के हिसाब से यहाँ पे लिखा है ना कि किसी संख्या का कोटि मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस संख्या को 10 की घातों के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि संख्या का एक अंक दशमलव बिंदु से पहले हो तथा शेष अंक दशमलव बिंदु के बाद हो। ऐसे हमें यहाँ पे 10 की घात के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे देखिए जब 550 को किया था तो सेम वही रूल को फॉलो किया था। तो 550 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5.50। और यहाँ पे देखिए 10 की घात
आपकी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, ये हमने कर लिया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब हम ये जो दशमलव वाली संख्या है इसको हम 3.16 से क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे। देखेंगे यहाँ पे कि ये बड़ी है कि छोटी है। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो दशमलव वाली संख्या आपकी है 5.50, ये 3.16 से क्या है, बड़ी है। बड़ी है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दूसरा वाला रूल लग जाएगा। देखिए यदि दशमलव वाली संख्या 3.16 से बड़ी है तो संख्या का कोटिमान 10 की घात वाली संख्या में एक घात बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तो 10 की घात यहाँ पे 2 थी, अब इसमें एक ऐड कर देंगे, एक घात बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, 10 की घात 3 इसका कोटिमान हो जाएगा। अब बाई चांस यहाँ पे देखिए ये 3.16 से यहाँ पे छोटी संख्या होती, जैसे मान लीजिए 5.50 ना होकर के यहाँ पे क्या होता, 3.14 होता। ठीक है, 3.14 इंटू 10⁻² होता, तब कोटिमान क्या हो जाता। अब देखिए 3.16 से ये संख्या जो आपकी है 3.14, ये क्या है, छोटी है। छोटी है इसका मतलब इसका कोटिमान सेम यही 10 की घात 2 हो जाएगा। सेम घात 10 की घात 2 यहाँ पे क्या हो जाएगी, यही आपका यहाँ पे कोटिमान हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही कोटिमान हम यहाँ पे निकालते हैं। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये दोनों रूल्स मैंने आपको समझा दिए। आपको कंपेयर किससे कराना है, 3.16 से कराना है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए उदाहरण के तौर पे आपका कई एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, एक संख्या पहले से ही ये 10 के घात के रूप में व्यक्त है, 3.01 इंटू 10⁻6 लिखा हुआ है। अगर इसका हम कोटि मान निकालेंगे कैसे निकलेगा, देखिए ये तो पहले से ही यहाँ पे 10 के घात के रूप में व्यक्त है, तो केवल हम यहाँ पे 3.16 से कंपेयर कराएंगे। देखेंगे कि 3.16 से 3.01 ये छोटी है या बड़ी है। तो आप बोलेंगे ये 3.01 जो है ये छोटी है, इसका मतलब इसका कोटि मान सेम यहीं पे 10⁻6 हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अतः इसका कोटि मान यहाँ पे लिखा 10⁻6 होगा। अब जबकि एक अन्य संख्या आपकी यहाँ पे क्या दी है, 3.48, क्या लिखिए 3.48 इंटू 10⁻6, ये भी पहले से ही 10 के घात के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट है। कुछ नहीं करना है, जो 3.48 इसका कंपैरिजन कराएंगे 3.16 से। आप अब यहाँ पे चेक करेंगे कि 3.48 है, ये 3.16 से छोटी संख्या है या बड़ी, तो आप बोलेंगे कि ये संख्या जो है वो बड़ी है। बड़ी है इसका मतलब 10 की घात 6 और इसमें +1, एक घात आगे हम बढ़ जाएंगे, यानी 10 की घात 7, ये इसका कोटिमान हमें प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पे एज इट इज आपका लिखा है। ये देखिए 10⁻6 + 1 करके 10⁻7 आपको यहाँ पे मिल गया। तो आई होप कोटिमान का एक एक रूल आपको समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। देखिए सभी रूल्स आपके लिखे हुए हैं, आपको ये संख्या याद रखनी है जो 3.16 है, इसी से हमें क्या करवाना है, तुलना करवाना है। और तुलना किसकी करवाना है, जो दशमलव वाली संख्या होती, जैसे यहाँ पे था ये, इसकी तुलना करवानी, इसका कंपैरिजन कराना है। देखिए कोटिमान में कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए जैसे ये 550 था, ये पहले से आपका 10 की घात के रूप में कन्वर्ट नहीं था, हमने इसको कन्वर्ट किया इस रूल के हिसाब से। सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा टाइप आपका क्वेश्चन आता है जहां पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ मिलता है, जैसे ये था, यहाँ पे आपको 10 की घात के रूप में पहले से ही कन्वर्ट करके दिया गया था, आपको कन्वर्ट नहीं करना था। तो दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे, एक तो आपका पहले से ही आपको 10 की घात के रूप में कन्वर्ट हुआ मिलेगा, या फिर आपसे ऐसे पूछा जाएगा और आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा 10 की घात के रूप में। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो क्वेश्चंस होंगे वो तो मैं कराऊंगा ही। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया है, अध्याय सार यानी चैप्टर की समरी यहाँ पे दी गई है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहला पॉइंट, ऐसी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से, परिघटना से मतलब फिनोमेना से हो, जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। फिर इसके बाद लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब क्या है, ये सब मूल राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है कि मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न राशियां प्राप्त की जाती हैं, ये मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा है कि समतल कोण तथा घन कोण दो पूरक राशियां हैं यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, ये
ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ, ये चैप्टर की समरी मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही रिपीट कर दे रहा हूँ, ये सब मैंने आपको पहले पढ़ाया है। फिर इसके बाद लिखा है कि एक प्रकाश वर्ष में 10 की घात 13 किलोमीटर तथा 10 की घात 16 मीटर होते हैं। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ये आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि ऐसे यंत्र जिनकी सहायता से भौतिक राशियों का मापन किया जाता है मापक यंत्र कहलाते हैं। ये भी मैंने पढ़ाया है। वर्नियर का अल्पतमांक बराबर दिया है मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई अपॉन में वर्नियर पर बने भागों की कुल संख्या। तो ये फॉर्मूला लिखा है। फिर इसके बाद लास्ट में लिखा है कि किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखने पर प्राप्त निकटतम मान उस राशि का कोटिमान कहलाता, जो कि अभी ऊपर ही मैंने आपको पढ़ाया। तो आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट था वो आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। अब मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस और प्लस न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। देखिए आज की इस वीडियो में मैंने आपको सार्थक अंक ज्ञात करना, सभी रूल सार्थक अंक के बताए हैं, कोटिमान ज्ञात करना और कोटिमान के सभी नियम बताए हुए हैं। और यहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में न्यूमेरिकल्स जरूर आते हैं, तो आज ही इन सबको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कल मैं आपको क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स कल से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि अगले 2 पार्ट में आपका ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाए, क्योंकि ये चैप्टर आपका काफी लंबा था, काफी नियम थे, रूल्स काफी दिए हुए थे, ये सब आपको जानना जरूरी था एक एक पॉइंट, इसीलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब सिर्फ क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स बचे जो कि मैं आपको अगले 2 पार्ट्स में सॉल्व करा दूंगा और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।